दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेक्टर कैलकुलस के अंदर दोस्तों आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वेक्टर इंटीग्रल। ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वेक्टर डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी दोस्तों वो देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप यहाँ पे आओ। अगर आप पहले ये टॉपिक देख रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, पहले आपको उससे देखना है देन यहाँ पे, क्योंकि उस टॉपिक में मैंने 12th के बहुत सारे बेसिक चीजें जो वेक्टर रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब चीजें मैंने वहां पे रिवाइज कराई है। चलो वन बाय वन दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट वीडियो है इस टॉपिक का, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ टारगेट लाइक्स देना चाहता हूँ 500 एंड टारगेट कमेंट दोस्तों 200। देखता हूँ कितने दिनों में कंप्लीट होता है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मोस्टली क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहाँ पे लाइन इंटीग्रल के अंदर वो 3 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। फाइंड लाइन इंटीग्रल डायरेक्ट लिखा होगा, या तो वो डायरेक्ट वो आपको क्या देंगे दोस्तों, ऐसा इंटीग्रेशन देंगे और यहाँ पे एफ बार वेक्टर देंगे और यहाँ पे डी आर देंगे। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड आउट करने बोलेंगे तो भी समझ जाना ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। या तो तीसरा तरीका है वो बोलेंगे फाइंड वर्क डन, वर्क डन बोलेंगे तो भी समझ जाना है कि वो लाइन इंटीग्रल का ही क्वेश्चन है। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे अगर समझो ये एफ बार वेक्टर दिखाई दे रहा है, F1 आया, F2 जे, F3 के, ऑलरेडी हमने ये पहले भी देखा है। अब दोस्तों यहाँ पे आर वेक्टर है, एक्स वाई एंड जेड। और अगर समझो मैं इसे अगर समझो मुझे ये वाला चाहिए एफ बार डॉट डी आर चाहिए, तो अगर मुझे इसे डी आर करना है तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स, ये वाई क्या हो जाएगा डी वाई, और ये जेड क्या हो जाएगा दोस्तों डी जेड। अब हमने इसके डिफरेंशिएशन वेक्टर डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि कभी भी अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना तो हम कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने आपको बोला कि वो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आई के आगे क्या है दोस्तों F1, वैसे यहाँ पे आई के आगे क्या है दोस्तों dx, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों F1 dx। सेम यहाँ पे j के आगे क्या है दोस्तों F2, और सेम यहाँ पे j के आगे क्या है दोस्तों dy। सेम यहाँ पे k के आगे क्या है दोस्तों F3, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब दोस्तों ये होगा। तो आप हमेशा जब भी आपको सम सॉल्व करना है तो यहाँ पे इसकी जगह पे आपको ये लिखना है, ये हमेशा आपको समझ के रखना है। कैसे आया वो मैंने आपको बताया, तो मोस्टली वो आपको इस तरह से क्वेश्चन फाइंड आउट करने बोलेंगे तो आप जो भी वो लिमिट देंगे आपको वही लिमिट रखना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं F1 dx रख रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों F2 dy रख रहा हूँ, और यहाँ पे दोस्तों F3 dz यहाँ पे रख रहा हूँ, ये सेम टू सेम। अब यहाँ पे आप वैल्यूज रखो, देन उसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं वैसे आपको सॉल्व करना है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो हमेशा आपको चेक करना है कि यहाँ पे पीछे, जैसे यहाँ पे अगर समझो x का लिमिट है तो यहाँ पे x के ही टर्म होने चाहिए। अगर समझो यहाँ पे y का लिमिट है तो यहाँ पे y के ही टर्म होने चाहिए। वो तो सम सॉल्व करते टाइम मैं बता दूंगा। चलो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इवेल्युएट समथिंग यहाँ पे दिया है, तुरंत समझ में आ गया कि लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्होंने f बार का वैल्यू दिया है, हमने सेम टू सेम यहाँ कॉपी किया, 3x² आए 2x z माइनस वाई एंड z के अलोंग दी फॉलोइंग पाथ। एंड पहला उन्होंने जो पाथ दिया दोस्तों स्ट्रेट लाइन का दिया है, और ज्वाइनिंग स्ट्रेट लाइन को जिस पॉइंट पे किया जा रहा है वो भी हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x y z का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे दोस्तों, कभी भी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास अगर 2 पॉइंट है तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, x माइनस x1, यहाँ पे x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। ऑलरेडी हमने ये पढ़ा है 12th क्लास में। इक्वल टू समझो मैं इसे एक पैरामीटर t कंसिडर कर दे रहा हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो भी हमें पॉइंट्स दिए 0 0 0, ये मैं क्या ले रहा हूं x1 y1 एंड z1। और दोस्तों जो दूसरा हमारा पॉइंट है 2 1 3, ये क्या है दोस्तों हमारा x1 y1 सॉरी x2 y2 एंड z2, ये हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। अब देखो दोस्तों इसे आप सॉल्व कैसे करोगे, तो देखो दोस्तों x माइनस x1 कितना है दोस्तों 0 है, देन x2 कितना है दोस्तों 2 है, माइनस x1 क्या है 0 है, y माइनस y1 क्या है दोस्तों 0 है, y2 कितना है दोस्तों 1 माइनस 0, देन z माइनस z1 कितना है दोस्तों 0 है, एंड z2 कितना है दोस्तों, z2 का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, माइनस यहाँ पे भी कितना है 0 है, तो फाइनली इक्वल टू t। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दोस्तों x अपॉन 2, y अपॉन 1 और z अपॉन 3 विच इज इक्वल टू t। और अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 2t, y इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 1 इंटू t एंड z इक्वल टू दोस्तों क्या आएगा 3t। तो फाइनली यहाँ पे ये पूरा का पूरा हमारा x एंड y एंड z t के टर्म में कन्वर्ट हो रहा है। मैंने बोला कि जो आप कन्वर्जन कर रहे हो किसी एक टर्म में कन्वर्जन होना चाहिए,
तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब दोस्तों जो आपको जो यहाँ पे वैल्यूज इन्होंने निकाला है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसका डेरिवेटिव भी आपको ले लेना है। इसका देखो आप डेरिवेटिव भी ले रहे हो। x इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों 2t, देन y इक्वल टू यहाँ पे क्या है दोस्तों t है, एंड दोस्तों यहाँ पे z इक्वल टू क्या है दोस्तों यहाँ पे 3t है। दिखाई दे रहा है। अब मैं अगर समझो इससे डिफरेंशिएट कर रहा हूं, तो दोस्तों अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू अगर t कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों dx बाई dt, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, देन dx विच इज इक्वल टू 2 इंटू dt हो जाएगा। और अगर समझो दोस्तों, अगर देखो जिनको नहीं समझ में आ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू अगर समझो मैं t ले रहा हूं, वैसे मैं x भी ले सकता हूं, बट अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहा हूं, t ले रहा हूं, तो दोस्तों x क्या हो गया, बैड फंक्शन हो गया, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, तो 1 मैं यहाँ पे लिखा हूं, पर x बैड फंक्शन है तो उसका फिर से डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t लूंगा, तो इसलिए dx बाई dt लिख रहा हूं, और यहाँ पे 2t, जैसे 2x है उसका 2 आएगा तो वैसे 2t का 2 आएगा, तो फाइनली मैंने dx यहाँ पे रखा, टी वहां पे भेज दिया। सेम इसे अब देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस फॉर्म में, इसे यहाँ पे देखो dy लिख रहा हूँ, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dt, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। सेम इसे भी मैं कर सकता हूँ, dz है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा dt। तो फाइनली मैंने dy dx dy dz का फॉर्म t के फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया। प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश करो। अब दोस्तों ये पार्ट होने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, तो आपको जो इवेल्युएट करना है, आपको इवेल्युएट क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे f और यहाँ पे क्या है दोस्तों dr, ये आपको इवेल्युएट करना है। अब देखो दोस्तों, ये यहाँ पे जो भी आपको इवेल्युएट करना है, इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, f1 dx, f2 dy, f2 dy एंड f3 dz, ये सभी को इसका मतलब पता है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं ऊपर आ रहा हूं, यस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दोस्तों f1 का वैल्यू क्या है, यस f1 का वैल्यू क्या है दोस्तों, f1 अगर आप देखोगे तो जो i के आगे है वो आपका f1 वाला वैल्यू, मतलब 3x स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैं 3x स्क्वायर और यहाँ पे दोस्तों dx लिख रहा हूं, प्लस f2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, f2 का वैल्यू जो j के आगे है, j के आगे क्या है दोस्तों 2xz माइनस y, और यहाँ पे क्या हो गया dy। अब दोस्तों यहाँ पे f3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, f3 का वैल्यू क्या है दोस्तों, जो z है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dz। और यहाँ पे अभी तक मैं लिमिट प्रॉपर जा नहीं रहा हूं, लिमिट जब मैं पूरा प्रॉपर लिखूंगा, तो क्योंकि अभी यहाँ पे x वाला टर्म है, y वाला भी है, z वाला भी है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, अब मुझे पूरे के पूरे टर्म को किसी एक पैरामीटर में कन्वर्ट करना होगा, या तो मैं x में कर दूं, या तो मैं y में कर दूं, या तो मैं z में कर दूं, या तो मैं t में कर दूं। तो मेरे लिए t करना थोड़ा सा आसान है, तो दोस्तों देखो मैं कैसे t में कन्वर्ट कर रहा हूं, प्लीज यहां पे ध्यान देना अच्छे से। और लाइन इंटीग्रल का चाहे आप कौन से भी यूनिवर्सिटी से हो, ये सम अगर आपने ध्यान से देखा तो आपको, वैसे तो मैं आगे और अच्छे अच्छे सम सॉल्व कराऊंगा, बट इस सम के बाद बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे दोस्तों एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों, x इक्वल टू टी के टर्म में क्या है 2t है, तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं दोस्तों 2t का स्क्वायर, dx क्या है दोस्तों, dx इक्वल टू क्या है 2 इंटू डी टी, प्लस यहाँ पे दोस्तों अगर आप ध्यान दोगे तो 2 ऐसे ही है, x का वैल्यू क्या है दोस्तों 2t, और z का वैल्यू क्या है दोस्तों 3t, माइनस y का वैल्यू क्या है दोस्तों t, और यहाँ पे dy का वैल्यू क्या है दोस्तों, dy का वैल्यू यहाँ पे क्या है दोस्तों dt, प्लस यहाँ पे z का वैल्यू क्या है दोस्तों 3t, और यहाँ पे dz का वैल्यू क्या है दोस्तों 3 इंटू dt। तो हमने यहाँ पे सभी वैल्यूज लिख दिए। अब दोस्तों अगर सभी वैल्यूज अगर आपने t के टर्म में लिखा, तो यहाँ पे लिमिट भी t वाला ही आना चाहिए, तो वो लिमिट अपने को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी देखो, अभी इसके पहले जो लिमिट था, इसके पहले वाला जो लिमिट है, उससे हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करके निकालना है। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर समझो मैं इस वाले पार्ट का हेल्प लूँ, एक्स वाले का हेल्प लेके अगर निकालूं, तो भी मैं निकाल सकता हूँ, इससे भी निकाल सकता हूँ, इससे भी, मैं जिससे भी निकालना है उससे निकालूं। अगर मैं x के लिमिट की बात करूं, तो इस समय x, अगर मैं समझो ये वाले पार्ट का हेल्प ले रहा हूं, तो x का लिमिट क्या है, तो x का दोस्तों 0 और 2 है, तो यहाँ पे x पहले 0 था, फिर क्या हो गया x 2 हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा व्हेन x 0
और व्हेन एक्स, फिर एक्स क्या हो गया दोस्तों 2 हो गया, तो उस टाइम पे आपका टी क्या हो रहा है वो आपको चेक करना है। या तो आप इसका भी हेल्प लेके निकाल सकते हो, यहाँ पे इसका भी हेल्प लेके निकाल सकते हो, इसका भी हेल्प लेके आप निकाल सकते हो, पर अगर इसका हेल्प ले रहे हो तो आपको y वाला वैल्यू कंसिडर करना है 0 और 1, इसका ले रहे हो तो 0 और 3, ये चीज ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगर मैं t का वैल्यू निकालने जाऊं तो दोस्तों ये t का वैल्यू देखो x इक्वल टू 0 है, अगर समझो मैं x की जगह पे 0 पुट कर रहा हूं तो t इक्वल टू क्या आएगा, तो 2 नीचे आएगा, तो t का वैल्यू भी क्या आएगा दोस्तों 0। अगर मैं x की जगह पे यहाँ पे 2 रखता हूं तो ये देखो ये 2 नीचे आएगा, तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा 1। तो फाइनली यहाँ पे हमें एक नया लिमिट मिला है टी का 0 to 1, क्या मिला है दोस्तों 0 to 1। तो देखो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा रहा हूं, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आएगी दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा का पूरा पार्ट थोड़ा अच्छे से लिख दूं। देखो यहाँ पे देखो ये 3 2 जा क्या होगा दोस्तों 6, और 2 का स्क्वायर 4 है, तो 6 4 जा 24 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 24 टी स्क्वायर। ये देखो ये जो dt वाला पार्ट है ना, ये dt वाला पार्ट मैं एक साथ बाहर लिखूंगा। तो अब देखो दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट मैं यहाँ पे आ रहा हूं। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखो ये देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 टी स्क्वायर है, तो ये क्या है दोस्तों 12 टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों टी, और दोस्तों यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 90, और ये पूरे का dt में क्या कर रहा हूं बाहर ले रहा हूं। अब दोस्तों यहाँ पे ये 0 to 1। अब दोस्तों यहाँ पे ये होने के बाद प्लीज ध्यान से अच्छे से आपको देखना है। देखो यहाँ पे 24 टी स्क्वायर प्लस ये, हाँ 24 को आप डायरेक्ट प्लस कर दो ना, ये दोनों को प्लस कर दो क्योंकि टी स्क्वायर वाला ही टर्म है, तो 36 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों को करोगे तो 8t आएगा, और यहाँ पे क्या है dt। अब आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करो। सोचो इतने बड़े क्वेश्चन को हमने कहाँ से कहाँ पे घुमा दिया है। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो ये 36 ऐसे ही होगा, ये टी स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो ये 2 उसमें 1 प्लस कर दोगे तो 3, और यहाँ पे भी 1 प्लस 3। एक्स रेस टू एन वाला मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ इंटीग्रेशन का, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 और नीचे 2 प्लस 1 3। अब दोस्तों यहाँ पे 8 है, ये देखो ये t का क्या हो जाएगा दोस्तों टी स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि जैसे x का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 आता है वैसे ही, तो यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0 है। अब दोस्तों अगर मैं देखूं तो देखो ये वाला पार्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये वाला पार्ट यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे 12, यहाँ पे टी क्यूब, यहाँ पे दोस्तों 4, यहाँ पे टी स्क्वायर। और अगर मैं इसके वैल्यूज को लिखने जाऊं, यहाँ पे 0 है यहाँ पे 1 है, अगर समझो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो ये देखो 12 ऐसे ही है, यहाँ पे 1 का क्यूब, यहाँ 4 ऐसे ही, यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस। अब यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो आगे वाला पार्ट मैं लिख नहीं रहा हूँ। तो फाइनली अगर आप सॉल्व करोगे तो 12, 1 का क्यूब 1 होगा, 12 1 जा 12, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पे क्या 4 1 जा 4, तो 12 प्लस 4 कितना होगा दोस्तों 16। तो यहाँ पे फाइनली हमने हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलते हैं 1 बाय 1 इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट उसके पहले कुछ बेसिक चीजें बात कर लेते हैं। देखो ग्रीन थ्योरम होता क्या है दोस्तों, ऑलरेडी हमने इसके पहले लाइन इंटीग्रल का पार्ट कवर किया। तो दोस्तों अगर p dx और q dy ऐसा दिया है दोस्तों इक्वल टू, यहां पे हम रीजन ले रहे हैं, यहां पे दोस्तों क्या लिखा होगा, यहां पे जस्ट देखो यहाँ पे dx के साथ क्या p है और यहाँ पे dy के साथ क्या है दोस्तों q है। यहां पे हम उल्टा लिखेंगे, यहां पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले q लिखेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू y था ना q, और फिर हम क्या लिखेंगे दोस्तों p लिखेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखेंगे y, और ये माइनस, और यहाँ पे दोस्तों पहला dx फिर dy। तो इस तरह यही पूरा का पूरा आपका कौन सा ग्रीन लेमा या ग्रीन थ्योरम जो आप बोलना चाहते हैं वही है। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में दोस्तों इसे ही इस तरह से दिया होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा होगा, यहाँ पे दोस्तों उन्होंने यहाँ पे u लिखा होगा, dx लिखा होगा, यहाँ पे v dy लिखा होगा। तो प्लीज उससे डरना मत, वहां पे u की जगह पे मैंने p ले लिया और v की जगह पे मैंने q ले लिया, तो उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आपको डबल इंटीग्रेशन के बारे में अगर थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप आराम से इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बट कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे सभी चीजें मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा। देखो इवेल्युएट बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम, अब वहां पे लिखा है दोस्तों, वहां पे हमें एक रेक्टेंगल दिया और उसके वर्टेक्स हमें दिए हैं। तो दोस्तों देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमें कर्व दिया है e रेज टू x माइनस एक्स
साइन वाई डी एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई डी वाई, यहाँ पे हमें दिया हुआ है। और दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों, इवेल्युएट करना है। और हमें सी इज द रेक्टेंगल हुज वर्टाइसेस, हमें यहाँ पे उसके अलग अलग वर्टाइसेस हमें दिए हैं। अब दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, जहां पे भी देखो सिंगल इंटीग्रेशन है डीएक्स के साथ जो भी टर्म है उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, पी ई रेस टू माइनस एक्स साइन वाई। और दोस्तों y के साथ जो टर्म है उसे हम क्या लेंगे दोस्तों, q। तो यहाँ पे क्या, ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे आपको पता है कि p को हम विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं दोस्तों y, और q को विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे देखो मैं डिफरेंशिएट पार्शियली कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू y। अगर मैं करूंगा तो ई रेस टू माइनस एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन का क्या होगा दोस्तों, कॉस वाई हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पार्शियली अगर करूँ विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ई रेस टू माइनस एक्स का दोस्तों, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, ई रेस टू एक्स। बट दोस्तों यहाँ पे माइनस साइन है, मतलब यहाँ पे माइनस एक्स है, उसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आएगा, इसलिए यहाँ पे एक माइनस टर्म। और ये कॉस वाई तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा। पार्शियल डेरिवेटिव से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों जो हमें थ्योरम अप्लाई करना है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो यहाँ पे इसी थ्योरम को हम क्या लिखेंगे, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई और इक्वल टू, यहाँ पे देखो डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डेल क्यू बाय डेल एक्स माइनस डेल पी बाय डेल वाई, यहाँ पे और डी एक्स एंड डी वाई। अब दोस्तों इसी पार्ट को थोड़ा सा मैं अपने तरीके से लिख रहा हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। देखो यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पे डेल क्यू बाय डेल एक्स क्या है दोस्तों, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई, और ये बीच का माइनस है। डेल पी बाय डेल वाई क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से ध्यान दो, ई रेस टू माइनस एक्स कॉस वाई, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, डी एक्स एंड डी वाई। आई थिंक आपको सब दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों ये वाला पार्ट पूरा का पूरा होने के बाद हमें लिमिट्स देना है। अब लिमिट्स आप कैसे दोगे, तो दोस्तों यहाँ पे हमें रीजन दिया है, सी इज द रेक्टेंगल हुज वर्टाइसेस। अब देखो अगर मैं यहाँ पे एक समझो रेक्टेंगल बना रहा हूँ, सॉरी, यहाँ पे देखो आपको पता है ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, 0,0। देन दोस्तों पाई 0 दिया है, मतलब x वाला पार्ट दिया, y वाला पार्ट 0 है, तो ये वाला पार्ट कहीं पे यहाँ पे आएगा, तो ये क्या हो गया दोस्तों, पाई 0। और दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, 0 पाई बाय 2 है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे कहीं आएगा, क्योंकि इसमें x 0 है तो हमेशा y एक्सिस पे आएगा। और ये वाला दोस्तों देखो x आपका पाई है और y आपका क्या है दोस्तों, पाई बाय 2। तो इस तरह से एक रेक्टेंगल क्या हुआ दोस्तों, फ्रेम हुआ है। अब इस रेक्टेंगल में हम यहाँ पे सबसे पहले देखो dx है, तो यहाँ पे हम x वाला लिखेंगे, फिर y वाला लिमिट लिखेंगे। अगर आप x वाले लिमिट की बात करते हो, x वाला लिमिट दोस्तों कैसे जाएगा, देखो x वाला लिमिट ऐसे है, दिखाई दे रहा है आपका। तो x वाले अगर आप लिमिट को ध्यान से अगर देखोगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, तो x वाले लिमिट पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो x के दोनों वैल्यूज क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, 0। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो x के दोनों वैल्यूज क्या दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, पाई। तो मोस्टली हम कहां से जाएंगे, 0 से हम कहां जाएंगे दोस्तों, पाई। ये अपना कौन सा लिमिट है दोस्तों, x का, ये ध्यान रखना है आपको। देन y का लिमिट आप क्या लोगे दोस्तों, प्लीज ध्यान रखना। देखो y आपका ऐसे ऐसे जाएगा, मैंने बोला y आपका ऊपर नीचे जाएगा, तो ऊपर नीचे जाएगा। तो अगर मैं y वाला लिमिट नीचे देखूं, नीचे के सरफेस पे y का वैल्यू सेकंड वाला होगा, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, y 0 है, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। एंड पे यहाँ पे भी पाई बाय 2 है, यहाँ पे भी पाई बाय 2 है, मतलब कहाँ पे जा रहा है दोस्तों, पाई बाय 2। तो मैंने लिमिट किस तरह से इवेल्युएट किया है, किस तरह से लिमिट निकाला है, वही बहुत बड़ा टास्क है। प्लीज एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देख लेना, बाकी तो बहुत ईजी टॉपिक है ये। अब दोस्तों देखो यहाँ पे मैं इसे इवेल्युएट कर रहा हूं, देखो सबसे पहले 0 टू पाई, 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों में cos y कॉमन है दोस्तों, तो माइनस ई रेस टू एक्स यहाँ से बचा, और दोनों में से cos y मैं बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे ले ले रहा हूँ cos y, यहाँ dx है, यहाँ पे dy है। तो फाइनली अगर मैं और इसे अच्छे से सॉल्व करूँ तो ये 0 टू पाई, यहाँ पे 0 टू पाई बाय 2, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा 2 ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों cos y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों dx dy। अब ये पार्ट सॉल्व होने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, प्लीज ध्यान देने की कोशिश करना। देखो इसमें कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं बाहर ले रहा हूँ। अब देखो दोस्तों जो इसके अंदर x वाला टर्म है, ये हमेशा याद रखना, डबल इंटीग्रेशन में आपको पता है कि ये x का लिमिट है, ये y का है, तो उसको आप x के साथ डायरेक्ट इवेल्युएट कर सकते हो, जो y का है उसको y के साथ भी डायरेक्ट कर सकते हो।
तो देखो यहाँ पे x वाला टर्म कौन सा है दोस्तों, ये देखो यहाँ पे, तो देखो e रेस टू माइनस एक्स है। मैं डायरेक्ट इसे क्या कर रहा हूँ, x वाले लिमिट के साथ, ये x का लिमिट है, इसके साथ इवेलुएट कर दूंगा। और दोस्तों यहाँ पे 0 टू π/2 है, ये y का लिमिट है, तो यहाँ पे y वाला टर्म कौन सा है दोस्तों, cos y। इसे मैं डायरेक्ट dy के साथ इवेलुएट कर दूंगा, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये -2 तो ऐसे ही है दोस्तों, देखो मैं इसे इवेलुएट कर रहा हूँ, e रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस एक्स, बट नीचे -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या आया दोस्तों, -x आया। अब यहाँ पे अगर लिमिट है 0 टू क्या है दोस्तों पाई, सेम यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा दोस्तों, साइन y, और यहाँ पे क्या है 0 टू π/2। अब दोस्तों अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये किस तरह से सॉल्व होगा, प्लीज ध्यान देना। -2 यहाँ पे देखो दोस्तों, e रेस टू पाई, यहाँ पे x की जगह पे पाई पुट किया, ये -1 जो है दोस्तों उसको मैं बाहर ले रहा हूँ, माइनस, और यहाँ पे एक बार 0 पुट करूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक बार π/2 पुट करूं और एक बार क्या पुट करूंगा दोस्तों, 0, तो अब देखो ये किस तरह से सॉल्व होगा, प्लीज आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं, प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे दोस्तों ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, e रेस टू माइनस पाई हो जाएगा, e रेस टू 0 मतलब 1, और 0 लिख रहा हूँ, e रेस टू 0 मतलब क्या होगा दोस्तों, 1। और दोस्तों यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो साइन π/2 मतलब साइन 90 कितना होता है दोस्तों, 1, साइन 0 कितना होता है, 0। तो फाइनली अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखो 1 - 0 1 आएगा, 1 × 2 2 रहेगा, e रेस टू माइनस पाई -1। तो फाइनली दोस्तों हमने ये वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया ग्रीन थियरम्स के अकॉर्डिंग। और स्टोक्स थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे ये वाला ही पार्ट रेक्टेंगुलर बॉक्स में जो चीजें दी है वो आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। दोस्तों देखो ये वाला पार्ट तो आपको पता ही है, देखो यहाँ पे सिंगल इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो एफ है, यहाँ पे क्या है दोस्तों dr दिखाई दे रहा है, ये तो आपको लगभग पता है। डबल इंटीग्रेशन, अगर आप यहाँ पे इसके पहले भी आपने डबल इंटीग्रेशन देखा, यहाँ पे ये डेल है, क्रॉस है, याद रखना यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्या है दोस्तों एफ बार है, और इसके साथ दोस्तों डॉट है, किसका डॉट है, एन का। मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे एन दिया है, एक्चुअली ये यूनिट वेक्टर है, मैं इसे क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस करके एन कैप लिख दे रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आपको इजीली याद रहेगा कि हाँ भाई यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे ds दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, एरिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चीजें मैंने लिखी है इसको आप 1-2 बार लिख के अच्छे से अपने दिमाग पे बिठा लो, यही आपका स्टोक्स थ्योरम है। क्वेश्चन कैसे मैं सॉल्व करूंगा वो तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने लिखी है, जैसे कि इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा एफ बार डॉट dr, तो इसका मतलब हमने स्टार्टिंग से, अगर आपने मेरे वेक्टर डिफरेंशिएशन वेक्टर इंटीग्रेशन के लेक्चर को देखा होगा, तो इसका मतलब ये होता है f1 dx, f2 dy, f3 dz, ये होगा। तो ये आपको एक चीज मैंने रिवाइज करा दिया। दूसरी चीज दोस्तों, इसका मतलब भी मैंने आपको इसके पहले वाले वेक्टर डिफरेंशिएशन में ही पढ़ाया। इसका मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ले लो ij के, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, और यहाँ पे f1 f2 f3, जो इसमें से f1 f2 f3 मिलेगा वही यहाँ पे आपको लिखना है, देन इसको सॉल्व करके डिटरमिनेंट का आंसर निकालना है। दोस्तों एन कैप जो है, एन कैप का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो डेल दिखाई दे रहा है वही डेल का फाई के साथ, फाई क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा दोस्तों, डेल फाई का मल्टीप्लीकेशन है, और यहाँ नीचे उसका क्या है, मैग्नीट्यूड। तो ये आपको याद रखना है जब भी आपको एन कैप निकालना है। और दोस्तों अगर एन कैप जो है वो आपको डायरेक्ट भी मिल सकता है, अगर वहां पे अगर डायरेक्ट अगर समझो एक्स वाई प्लेन लिखा है तो एन कैप का आंसर क्या होगा, के। अगर वहां पे वाई जेड प्लेन है तो एन कैप का आंसर क्या होगा दोस्तों, आई। और एक्स जेड प्लेन है तो उसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जे। अब देखो यहाँ पे एक्स वाई है, कौन गायब है, जेड वाला गायब है, जेड वाला मतलब के। यहाँ पे वाई जेड है, कौन गायब है, एक्स गायब है, एक्स मतलब पहला वाला, तो आई। तो यहाँ पे एक्स और जेड है, फर्स्ट एंड लास्ट है, बीच वाला गायब है मतलब जे। तो ये आपको पता है। और कहीं पे भी दोस्तों अगर जेड प्लेन दिया है तो वहां पे हमेशा अगर आपको एन कैप का जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, के आएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने के बार लिखा है, यहाँ पे बार आप ले लेना। तो लगभग स्टार्टिंग में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी, कुछ बेसिक चीजें जो हमें रिक्वायरमेंट लगने वाली है। जैसे अगर समझो हमें कोई इक्वेशन सर्कल का दिया है तो हमें एक्स इक्वल टू क्या लेना है दोस्तों, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा सर्दी हो गया है। तो x इक्वल टू क्या लेना है दोस्तों, हमें a cos थीटा, और y इक्वल टू क्या लेना है दोस्तों, a sin थीटा। तो ये इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और थीटा का जो वैल्यू हम 0 to 2 पाई लेते हैं। अब दोस्तों इसके बाद ये एलिप्स का इक्वेशन है, तो ये भी इक्वेशन आपको जनरली पता है। यहाँ पे हम x इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू a sin थीटा, और यहाँ पे भी जो एलिप्स है हमारा पूरा का पूरा 0 to 2 पाई होता है। तो ये बस बेसिक पता होना चाहिए।
साथ में दोस्तों कुछ रिडक्शन फॉर्मूले हमें यूज होंगे जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। रिडक्शन फॉर्मूले अगर समझो कहीं पे 0 to 2 पाई है और यहाँ पे साइन दिया है, तो आप क्या करो पता है, हमेशा रिडक्शन फॉर्मूले 0 to पाई बाय 2 पे लगता है। तो देखो मैंने 0 to पाई बाय 2 लिखा, ये साइन स्क्वायर ऐसे ही लिखा, और बस आगे आपको क्या ले लेना है दोस्तों, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन इसको आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो ये 4 तो ऐसे ही रहेगा, और इसको जब आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे 2 है ना, तो नीचे 2 आएगा, फिर 1 आएगा, और अगर ये इवन नंबर है तो हम पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये पूरे का जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर है। देन इसके बाद दोस्तों, देन इसके बाद जो नेक्स्ट वाला जो पार्ट है आपका, यहाँ पे क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय, देखो कॉस के लिए भी सेम है, कॉस के लिए भी सेम है। यहाँ पे देखो 0 to यहाँ पे क्या है पाई बाय 2 है, यहाँ पे क्या है कॉस रेज टू 4 है ना, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे दोस्तों, सेम देखो यहाँ पे 0 to 2 पाई था, आपने 4 लिख के इसको 0 to पाई बाय 2 में कर दिया, और इसको सॉल्व करने तो आपको आता है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4, फिर क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा दोस्तों 2, फिर क्या आएगा 1, और फिर पाई बाय 2, मतलब जो भी आएगा। अगर समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे इवन नंबर है तो बस पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगा। अगर इनकेस यहाँ पे 7 होता तो आप क्या लिखते 7 6 5 4 3 2 1। तो यहाँ पे आप पाई बाय 2 से कब मल्टीप्लाई करोगे, जब यहाँ पे क्या है दोस्तों इवन नंबर है। तो ये चीज का आपको ख्याल रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे 1 by 1 हम क्वेश्चन पे आते हैं, और पहला ही क्वेश्चन मैंने बहुत जोरदार क्वेश्चन लिया है, मुझे पता है कि आपको बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा, इसकी गारंटी मेरी है। पर ऐसे ही जोरदार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ही तो मतलब है, नहीं तो यूनिवर्सिटी के पेपर में जाओगे, मैं पता चला सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कराया, और यूनिवर्सिटी के पेपर में जाओ तो पता चलना चाहिए कि सर ने जो कराया वो आया। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो मैंने बोला ना इस टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे। अप्लाई स्टोक्स थ्योरम, कैलकुलेट, हमें इसको कैलकुलेट करना है, एंड वेयर सी इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन समथिंग यहाँ पे हमें दिया है, एंड दोस्तों यहाँ पे एंड यहाँ पे हमें ये दिया है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एक तरह से प्लेन का इक्वेशन है। चलो हम 1 by 1 हम देखते हैं कि कैसे चीज़ों को सॉल्व करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो हमें दिया है, क्या दिया है दोस्तों 4y dx, फिर क्या दिया है दोस्तों 2z dy, फिर क्या दिया है दोस्तों 6y dz, ये हमें यहाँ पे दिया है। और ये मैंने यहाँ पे जो भी उन्होंने दिया है हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या बोलता है दोस्तों, देखो सिंगल इंटीग्रेशन ले रहा हूँ, f है dr है, और डबल इंटीग्रेशन यहाँ पे दोस्तों डेल क्रॉस f बार, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों n कैप, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ds। तो ये आपको स्टोक्स थ्योरम का पता है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला पार्ट मुझे फाइंड आउट करने के लिए इन्होंने दिया है, ये वाले पार्ट का इन्होंने डायरेक्ट हमें वैल्यूज दे दिया है। देखो यहाँ पे जो हमें फाइंड आउट करना है इन्होंने डायरेक्ट दे दिया है 4y dx प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2z dy, यहाँ पे क्या है दोस्तों 6y dz। ये हमें फाइंड आउट करने के लिए दिया है इन्होंने, ये वाला पार्ट हमें डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके दे दिया है। अगर वो f देते तो हमें क्या करना पड़ता, और dx के साथ लिखना रहता, तो मतलब ये वाला हमारा पार्ट है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पार्ट है मैंने सेम लिखा, ये आगे वाला जो पार्ट है, अगर मैं ये आगे वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर दूं, ये वाले पार्ट को अगर मैं सॉल्व कर दूं, तो मुझे इनडायरेक्टली ये वाले पार्ट का जो आंसर आएगा उतना ही इस पार्ट का आंसर है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इक्वल है। तो मैं, इन्होंने ये बोला है सॉल्व करने के लिए, पर मैं ये सॉल्व करूंगा स्टोक्स थ्योरम के हेल्प से। तो दोस्तों इसे अगर आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये अंदर वाला पार्ट लेना है। तो देखो सबसे पहला स्टेप मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, ये दोनों को सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये दोनों को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों i j k, ये सब मैंने आपको दिया है, डेल बाय डेल x, डेल बाय डेल y, डेल बाय डेल z, मजा आ जाएगा अभी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका f1, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों f2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा f3। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर f1 f2 f3 क्या है। कभी कभार क्वेश्चन में वो डायरेक्ट f दिया रहेगा, यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा 2xi, तो समझ जाना ये f1 है। बट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट नहीं दिया, इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे इस फॉर्म में इक्वेशन दे दिया है, इस फॉर्म में दे दिया है। तो दोस्तों जो dx के साथ है वो अपना f1 है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ f1 अपना क्या है दोस्तों 4y, f2 क्या है दोस्तों अपना, f2 जो dy के साथ है 2z है,
और F3 क्या है दोस्तों अपना, F3 अपना क्या है दोस्तों 6y। प्लीज ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पे देखो मैं अब इसे सॉल्व करने जा रहा हूँ, डेल क्रॉस एफ बार विच इज इक्वल टू, अब देखो आपको पता है हम आई लिखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, आई लिखेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, इसका इसके साथ लेंगे और इसका इसके साथ। अब देखो दोस्तों हमें क्या करना है, F3 का विथ रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेना है। F3 इसमें जो भी है उसका विथ रिस्पेक्ट टू y अगर मैं डेरिवेटिव लेने जाऊंगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 6 माइनस, अब ये वाला अगर यहाँ पे आपको F2 का विथ रिस्पेक्ट टू z लेना है, F2 का विथ रिस्पेक्ट टू z लोगे तो कितना आएगा दोस्तों 2, फिर हम क्या लेंगे माइनस j। देखो यहाँ पे अगर आप इसलिए बोल रहे हो कि अगर आप पहले के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हो तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, पर अगर आप देखे हो तो आपके लिए बहुत ईजी है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे j का पार्ट अगर लेने जाऊँ j, तो आपको पता है कि j लेते टाइम हम माइनस लेते हैं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। और दोस्तों यहाँ पे अब ये वाले का इसके साथ होगा, तो F3 विथ रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करो, F3 विथ रिस्पेक्ट टू x अगर आप सॉल्व करोगे तो इसमें x का टर्म ही नहीं है तो जीरो आएगा, तो यहाँ पे जीरो माइनस, अब यहाँ पे दोस्तों देखो ये वाला आपने लिया, ये वाला इसके साथ आएगा, तो यहाँ पे z को विथ रिस्पेक्ट F1 को विथ रिस्पेक्ट टू z लोगे, यहाँ पे भी z का टर्म नहीं है तो ये भी जीरो आएगा। अब दोस्तों इसके बाद k को हम प्लस लेते हैं, k लिखते टाइम आप कैसे लिखोगे ध्यान देना अच्छे से, थोड़ा सा मैं यहाँ ले रहा हूँ, हाँ k जब आप लोगे तो देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो आप लोगे तो यहाँ पे देखो x, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे, F2 को विथ रिस्पेक्ट टू x लोगे, तो देखो F2 को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू x लूँ तो उसमें x वाला टर्म ही नहीं है तो जीरो आएगा माइनस, और दोस्तों देखो F1 को विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे, F1 को विथ रिस्पेक्ट टू y लोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो यहाँ पे 4i, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, और देखो प्लस माइनस माइनस तो -4k, तो यहाँ पे हमने इसका आंसर निकाल दिया। इनडायरेक्टली मुझे ये सॉल्व करना है, मैंने बोला नहीं ये इन्होंने बोला है बट हम ये सॉल्व करेंगे। अब मुझे दूसरा मेरा एम क्या है दोस्तों, हमें एन कैप निकालना है। एन कैप निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है एक्स वाई जेड के फॉर्म में जो भी इक्वेशन दिया होगा, कभी कभार हो जाएगा कि डायरेक्ट जेड इक्वल टू जीरो दिया हो, हाँ मैंने बोला कि डायरेक्ट जेड का ही टर्म दिया हो, तो यहाँ पे जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में लास्ट में आपको दिया रहेगा, कुछ ना कुछ दिया होगा, तो वही आपको लेना है। यहाँ पे आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है, देखो z इक्वल टू एक्स प्लस 3 दिया है, तो ऐसे ही लास्ट में कुछ ना कुछ देंगे। कभी कभार हो जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे भी दे दे, कभी कभार z इक्वल टू जीरो दे दे, तो जो भी वो देंगे वो आपको क्या करना है दोस्तों, फाई के टर्म में लिखना है। देखो मैं फाई के टर्म में लिख रहा हूँ, जो भी उन्होंने दिया है, उन्होंने हमें क्या दिया है दोस्तों, x प्लस 3 दिया है, और मैं z को यहाँ पे ले लूंगा तो माइनस जेड, या तो आप क्या कर रहे हो ऐसे भी ले सकते थे, z है x को वहां पे ले लो माइनस और 3 को भी वहां पे ले लो माइनस, ऐसे भी आप लिख सकते थे, तो ये लिखना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, डेल फाई निकालना है। डेल फाई, डेल मतलब आपको पता है, डेल मतलब क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई, डेल बाय डेल जेड, तो दोस्तों उसका फाई के साथ आंसर निकालना है। तो ये देखो ये आंसर कैसे निकलेगा, अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करूँ तो एक्स का आंसर कितना आएगा दोस्तों 1, और पहले वाले के साथ आपको आई लेना है। फिर अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर सॉल्व करोगे तो इसमें जे वाला कोई भी यहाँ पे वाई वाला टर्म नहीं है, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, जीरो आएगा, और दूसरे वाले के साथ जे आएगा। और अगर विथ रिस्पेक्ट टू अगर आप यहाँ पे जेड अगर सॉल्व कर रहे हो, देखो पहले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करो, 1 आया, पहले वाले के साथ आई ले लिया, विथ रिस्पेक्ट टू वाई लो, वाई वाला कोई टर्म नहीं है, जीरो आएगा तो जे ले लो, और फिर क्या आएगा दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू जेड लोगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू जेड लोगे तो यहाँ पे देखो जेड है और साथ में क्या है माइनस जेड है, मतलब -1 आएगा, और साथ में क्या आएगा दोस्तों, जेड के साथ के आएगा, और कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पे हमने डेल फाई का आंसर निकाल लिया। क्या निकाला दोस्तों, माइनस आई, 1 इंटू आई मतलब माइनस आई, सॉरी 1 इंटू आई मतलब आई, और प्लस माइनस माइनस के, तो हमने ये आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, हमें एन कैप निकालना है, तो हमने एन कैप का आंसर लिया है कि हमें क्या करना है, डेल फाई और डेल फाई का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। तो डेल फाई का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे, डेल फाई का आंसर क्या है, अभी आपने लिखा है, डेल फाई का आंसर क्या है दोस्तों, आई माइनस के, ये हमने अभी निकाला। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो क्या आएगा, देखो आई के आगे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का स्क्वायर, जे तो है ही नहीं, के आगे क्या है दोस्तों, -1 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड हम ऐसे ही निकालते हैं, ये भी मैंने सीखा है। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे √2। देखो कितना सिंपल है, दिखने में बहुत ज़्यादा हार्ड है, और अगर सॉल्व करने लगोगे तो बहुत इजी लगेगा।
तो ये हम यहाँ पे तुरंत यहाँ से हमने क्या कर दिया, एन कैप निकाल दिया। तो एन कैप क्या हो गया दोस्तों, डेल फाई, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल फाई। तो फाइनली डेल फाई का आंसर कितना था दोस्तों, आई माइनस के, और अगर मैग्नीट्यूड में लिखूँ तो √2। तो ये भी हो गया। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट देखो हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने देखो ये वाला भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया। अब अपने को डीएस के लिए रेडियस चाहिए क्योंकि ये एरिया है। अब एरिया अगर मैं देखूं तो दोस्तों यहाँ पे देखो C इज द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन समथिंग और समथिंग यहाँ पे दिया है। तो पहले मैं इस कर्व का इक्वेशन लिखूंगा x² + y² + z² = 6z। तो देखो यहाँ पे गिवन कर्व का हमारा जो इक्वेशन है वो क्या है दोस्तों, x² + y² + z² = 6z। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये कर्व क्या है, कैसे हमें उसका हमें जो वैल्यूज, हमें रेडियस के वैल्यूज मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे x² + y² z² - 6z = 0। अब देखो यहाँ पे x² + y² + z², यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको जैसे हम फॉर्मूला रहता है ना, देखो a² - 2ab + b² में हम कन्वर्ट करते हैं, तो सेम इस फॉर्मूले में इसे कन्वर्ट करना। तो समझो ये a² हो गया, यहाँ पे देखो मैं 2 लिख रहा हूँ। a का वैल्यू अगर समझो z हो गया तो b का वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, b का जो वैल्यू है देखो यहाँ पे 2z हो गया। तो इसमें 6 लाने के लिए 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से करूंगा। तो ये हमारा b का वैल्यू है। और आपको पता है कि बाजू में फिर b का स्क्वायर होता है, तो ये 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9। और अगर मैं यहाँ पे 9 लिया, +9 लिया, तो मुझे +9 से बैलेंस करना है। या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, -9 से बैलेंस भी कर सकते हो। तो देखो मैं किस तरह से लिया हूँ, देखो z² है, 2 है, माइनस है 2z, मैंने इसे लिखा क्योंकि इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करना था, 2 लिखा, z लिखा। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टर्म बचेगा यहाँ पे मैंने लिखा कि 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 आएगा, 3 से। और दोस्तों उसके बाद यहाँ पे देखो क्या है, +9 मैंने इसलिए लिया, यहाँ पे क्या है 3 था, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में b² चाहिए, तो 9। अगर इनकेस यहाँ 4 होता तो यहाँ पे क्या था 16, अगर यहाँ 5 होता तो यहाँ पे क्या था 25, और सेम उसी के माइनस से उसे बैलेंस भी कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका x² + y² + z² - 2 × z × 3 प्लस यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है, और ये +9 वहाँ पे जाएगा तो -9 वहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये x² + y² + z², अगर हाँ, अब देखो मैं इसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, इतने पार्ट को, देखो ये जो इतना पार्ट है ना, इसे मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये फाइनली कौन से फॉर्मूले में चले जाएगा, z लास्ट में, जैसे हम इसको इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a - b²। वैसे मैं इसे भी लिख सकता हूँ a, और लास्ट वाला क्या है दोस्तों 3 है, और यहाँ पे साइन क्या है दोस्तों, माइनस है, होल² इक्वल टू ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है। तो देखो मैंने यहाँ पे इनडायरेक्टली इसे कन्वर्ट कर दिया, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हमें एक स्पीयर मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, स्पीयर। अब यहाँ पे ये हमें एक स्पीयर मिल गया। अब यहाँ पे इन्होंने हमें एक इंटरसेक्शन दिया है, इसका इंटरसेक्शन एक हमें इक्वेशन दिया है दोस्तों, प्लेन का इक्वेशन है। देखो x z है उसके अंदर, देखो क्या उन्होंने दिया है हमें, z = x + 3। बट इस इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, इन्होंने हमें z = दिया, मैं इसको x के टर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो x के टर्म में अगर मैं रखूं तो ये क्या हो जाएगा, z, 3 यहाँ पे आएगा तो -3, तो x = क्या हो गया, z - 3। तो ये भी हमें यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो अगर आप देखोगे ये जो इक्वेशन है, और यहाँ पे ये हमें स्पीयर का इक्वेशन मिला, अगर उसको कोई प्लेन अगर कट करेगा, ये हमने सॉलिड ज्योमेट्री में ही पढ़ा था, कोई भी स्पीयर को अगर कोई प्लेन अगर कट करेगा तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, सर्कल मिलेगा। और जो सर्कल मिलेगा उसका रेडियस और हमारे स्पीयर का रेडियस सेम होता है, तो हमारे सर्कल का जो रेडियस आएगा दोस्तों क्या रहेगा, तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, जितना स्पीयर का यहाँ पे दिख रहा है 3, तो उतना ही हमारा रहेगा। तो रेडियस ऑफ सर्कल हमें कितना मिल गया दोस्तों, 3। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जैसे ही आपने रेडियस निकाल लिया है, अब आपने जितनी भी रिक्वायरमेंट चीजें थी आपने सब निकाल लिया, तो आपको अब ये फाइंड आउट करना है। तो अब चलो हम फाइंड आउट करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 4y 2z 6y, 4y 2z 6y। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये वाला स्लाइड बीच का मैंने एक्स्ट्रा लिया, इसको गैप कर देते हैं।
देखो हमें जो अब फाइनल फाइंड आउट करना है, देखो पहला ही सम मैंने बहुत अच्छा वाला लिया है, 4y क्या था, 4y 2z 6y 2z 6y, तो यहाँ पे क्या आएगा dx, यहाँ पे क्या आएगा dy, और यहाँ पे क्या आएगा dz प्लस प्लस। इनडायरेक्टली उन्होंने हमें ये फाइंड आउट करने बोला था, बट हम इसकी जगह पे क्या फाइंड आउट कर रहे थे, डेल इंटू एफ डॉट एन कैप और ds। तो देखो एक बार हम चेक कर ले रहे कि जो हमने लिखा परफेक्ट लिखा है कि नहीं, 4y dx 2z dy 6y dz, हाँ ये। अब दोस्तों हमें क्या करना है, एक एक चीजों को कॉपी करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो ये डबल इंटीग्रेशन ऐसे ही है, आपको ये दोनों का आंसर पता है, ये दोनों का आंसर आपने निकाला है दोस्तों। देखो ये दोनों का आंसर आपने क्या निकाला है पता है, 4i आप अपने बुक में देख लेना पीछे करके, आपको दिखाई देगा 4i माइनस 4k, ये आंसर आपने इसका निकाला है। दिखाना चाहता हूं तो दिखा देता हूं, देखो। अब दोस्तों इसके बाद हम इसलिए स्टार्टिंग में सभी चीजों को जमा कर रहे थे, और अगर आप देखोगे इसके बाद हमें क्या चाहिए दोस्तों, एन कैप का भी हमने आंसर निकाला है। एन कैप का आंसर मैं पहले लिख देता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो एन कैप का आंसर है आई माइनस के अपॉन रूट टू, आई माइनस के अपॉन रूट टू। और दोस्तों ये दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट है, ये हमें ध्यान रखने वाली चीज है। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ds। यहाँ पे क्या है दोस्तों, ds। चलो ये ds मतलब मैंने आपको बोला है एरिया है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये देखो ये डबल इंटीग्रेशन है, ये रूट टू जो है उसको मैं बाहर ले रहा हूँ 1 अपॉन रूट टू। अब ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँ तो आई, देखो डॉट प्रोडक्ट में आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4, ये 4 किसके साथ, इसके आई के आगे कुछ नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे जे के आगे के के आगे क्या है दोस्तों, -4। तो यहाँ पे के वाला टर्म है तो किससे मल्टीप्लाई होगा, -1 से। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, और ये ds ऐसे ही रख रहा हूँ। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट टू। देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही है, ये 4 और ये 4 1 सा 4, और यहाँ पे क्या है ds, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट टू, ये डबल इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों 8 ds। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो दोस्तों देखो ये क्या हो जाएगा, 8 बाहर ले रहा हूँ, और ये रूट टू है, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है ds। अब दोस्तों ये 8 है, ये रूट टू है, और ये डबल इंटीग्रेशन ds मतलब एरिया होता है। तो यहाँ पे एरिया किसका हो रहा है दोस्तों, एरिया ऑफ, यहाँ पे इनडायरेक्टली किसकी बात हो रही है, मैंने बोला जब इंटरसेक्शन होगा तो हमें क्या मिल रहा है, सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। पर आर का वैल्यू हमने पीछे देखा ना, रेडियस कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। एरिया का वैल्यू क्या है, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने पाई आर स्क्वायर लिखा, पर आर की जगह पे 3 लिखा। तो फाइनली अगर आप इसे लिखते हो, देखो इसे मैं 4 इंटू 2 लिखता हूँ, क्योंकि मुझे रूट टू से उसे कैंसिल करना है, और यहाँ पे क्या आएगा पाई, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 9। तो देखो ये 2 मतलब क्या होता है, रूट टू इंटू रूट टू, तो एक रूट टू से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 रूट टू, और इंटू पाई है, और क्या है 9 है, 9 4 जा कितना होगा दोस्तों 36 रूट टू पाई। तो यहाँ पे फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने क्या कर लिया दोस्तों, सॉल्व कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।